सभी का स्वागत है महागठबंधन सीरीज में। मेरा नाम है विकास औथाण और मेरे साथ है चंद्रा सर। और आज के सीरीज में हम आपके लिए केमिस्ट्री सेक्शन में लेके आए हैं कि इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक का सेक्शन आइसोमेरिज्म और उसके बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक्स और उसके क्वेश्चंस। और बायोलॉजी में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन इस साल 2021-2020 जो नीट जो आपका होने जा रहा है, इसमें ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। लाइक्स कम से कम 500 से 1000 हमको चाहिए। और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप लाइक जो करेंगे साथ ही साथ इतने लोग शेयर भी करेंगे। तो आप लोग शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक हमें पहुंचाइए और आप पूरा महागठबंधन का मजा लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास रहा ये, हाउ मेनी बेंजीन डेरिवेटिव्स आर पॉसिबल विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C7H9N। बोल रहा है कितने बेंजीन डेरिवेटिव्स बनेंगे। तो भाई सबसे पहले आपको बता दूं CH9 और N है बेटा, इसमें बेंजीन का डेरिवेटिव्स बोल रहा है। तो बेंजीन का डेरिवेटिव्स अगर होगा तो उसमें C6H5 ग्रुप होगा। आप यहाँ से बेंजीन निकाल दो बेटा, ये C6H6 अगर आप निकाल देते हो यहाँ से तो 6 कार्बन यहाँ से निकल गया, 1 कार्बन बच गया। यहाँ पे हाइड्रोजन आपके पास 3 बच गया और यहाँ नाइट्रोजन बच गया। अब आपको एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ से समझाऊंगा जिसको आपको समझना जरूरी है बेटा। यहाँ पे अगर बेंजीन का डेरिवेटिव्स होगा, ये तो हमारे पास बेंजीन आया, अगर इसमें बेंजीन का डेरिवेटिव्स लें, मान लो आप फिनॉल लेते हो बेंजीन का डेरिवेटिव्स, तो अगर बेंजीन का डेरिवेटिव्स लोगे बेटा तो ये C6H5 है, तो इससे हमें निकालना पड़ेगा C6 और H5 निकालना पड़ेगा। अगर आप इसको माइनस करोगे बेटा तो यहाँ पे 2 में देखो, यहाँ पे 6 7 और यहाँ 6 कार्बन, 1 कार्बन बच गया, यहाँ 9 में आपका चला गया, ये 4 कार्बन और ये नाइट्रोजन बच गया। मतलब बेंजीन के ऊपर कुछ ऐसा कंपाउंड लगने जा रहा है बेटा। ये CH4N को हम लिख सकते हैं CH2NH2। तो एक तो आइसोमर ये बनेगा, देखो कंडीशन आप ध्यान से, ये है आपके पास CH4 और N दिख रहा है कंडीशन। एक कंडीशन इसका और बन सकता है, ये 1 डिग्री है बेटा। यहाँ पे अगर हम इसको ऐसा बना दें थोड़ा, जैसे लिख रहा हूँ मैं कंडीशन, ये CH3 रहने दो और यहाँ पे NH2। अब भी जरा देखो, जरा गौर से देखो बेटा, यहाँ भी देखोगे तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ भी आपको दिखाई देगा। बट इस कंपाउंड का अगर आप देखोगे, इसका आइसोमर एक ही बनेगा, लेकिन इसका 3 आइसोमर बन सकता है। ये ऑर्थो पोजिशन पे है, इसका आप पैरा भी बना सकते हो और मेटा भी बना सकते हो। मतलब ये भी कंडीशन ला सकते हो और NH2 मेटा भी बना सकते हो। और इसका दूसरा अगला कंडीशन जो है वो आप पैरा पे भी बना सकते हो। तो बेसिकली 1 2 3 4 आइसोमर हो चुका है इसका। और एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है बेटा, यहाँ 1 डिग्री में है, अभी आप इसको 2 डिग्री में भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हैं सर 2 डिग्री में, ये जरा देखो, जैसे मैं इस तरह का कंडीशन आपको लिख रहा हूँ और यहाँ पे NH लिख दिया और यहाँ CH3। अभी देखो ये हो गया CH4 और N, यहीं पे कंडीशन आया CH4 और N। तो एक कंडीशन ऐसा भी हो सकता है 2 डिग्री में, लेकिन इसका आइसोमर नहीं हो सकता। तो एग्जैक्टली आपके पास 1 2 3 4 और 5 आइसोमर मिलेगा। सो इसका आंसर जो आपका मिलेगा वो C मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आप देखेंगे सीरीज के अंदर, महागठबंधन सीरीज में आज आपको खतरनाक क्वेश्चन कराऊंगा जो नीट में आ सकते हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन और स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट। तो चलिए अगला क्वेश्चन बायोलॉजी का देखते हैं। तो चलिए बायोलॉजी का सेक्शन शुरू करते हैं पूरे जोश के साथ। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। What happened to the oxygen dissociation curve of hemoglobin if the pH is decreased? तो क्वेश्चन जो हमारा है बेसिकली वो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के ऊपर है। तो इसका अगर आप कर्व देखते हैं तो ये नॉर्मल कंडीशन में एक एस शेप का कर्व होता है, सिग्मॉइड कर्व होता है। अब इस कर्व में क्या चेंज आता है अगर उस पर्सन के ब्लड में पीएच डिक्रीज हो रहा है। समझते हैं, देखो इसका मतलब, मान लीजिए पीएच डिक्रीज हो रहा है, तो पीएच डिक्रीज होने का मतलब कंडीशंस कैसी डेवलप हो रही हैं, एसिडिक कंडीशंस डेवलप होती है जब प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। अब प्रोटॉन की कंसंट्रेशन को बढ़ाने का एक ही तरीका यहाँ पे देखते हैं, होता क्या है देखिएगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड एक पर्सन इनहेल करता है तो वाटर के साथ मिक्स होके ये बनाता है कार्बोनिक एसिड, दैट इज H2CO3 नेगेटिव। अब इसका डिसोसिएशन होता है इन द H+ आयन एंड बाइकार्बोनेट HCO3 नेगेटिव। आपने पढ़ा है कि 70% कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में ट्रैवल होती है। अब देखते हैं यहाँ पे जो H+ आयन्स यहाँ पे ब्लड में रिलीज हुए हैं, ये कंडीशंस कैसी बना रहे हैं, एसिडिक। अब एसिडिक कंडीशन को आप पहचान के कह सकते हैं कि पर्सन के बॉडी में CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ी हुई है। तो अगर CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ी है तो जो कर्व है ये थोड़ा सा राइट की तरफ शिफ्ट होगा, कर्व थोड़ा सा राइट की तरफ शिफ्ट होगा और इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी के हिसाब से आप एक और चीज़ डिड्यूस कर सकते हैं, वो क्या होगा कि अगर कर्व राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से डिसोशिएट हो रही है। ठीक है,
ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से डिसोशिएट हो रही है, मतलब पर्सन के ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जा रहा है और इस वजह से ही कर्व यहाँ पे नॉर्मल पोजीशन से राइट की तरफ शिफ्ट होता है। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो हम चलते हैं ऐसे केमिस्ट्री। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, और इसको सार्थक बनाने के लिए मैं आपके लिए गुड न्यूज लाया हूं। आप लोग अभी तक मुझे YouTube पे फॉलो कर रहे थे, अब आपको एक नया प्लेटफॉर्म पे लेके जा रहा हूँ। YouTube के साथ साथ आप मेरे साथ जुड़े मेरे ही ऐप पे चंद्रहास सर के नाम से, क्योंकि जो बच्चे देहरादून से दूर हैं, जो बच्चे मेरा ऑफलाइन क्लासरूम वगैरह में नहीं जुड़ सकते हैं, डिस्टेंस प्रॉब्लम है, पर मुझसे पढ़ना चाहते हैं, मैं आपको नाराज नहीं करूंगा। आपके स्टडी टेबल पे मैं पहुंचूंगा, आपके बुक के कॉन्सेप्ट को आपके माइंड तक ले जाने का काम मैं करूंगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप मेरे नए प्लेटफॉर्म चंद्रहास सर के नाम से जो ऐप है उससे कैसे जोड़ेंगे। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में चंद्रहास सर के नाम से आपको सर्च करना है। जैसे वहाँ शो होगा चंद्रहास सर के नाम से, वो रासायनम का लोगो भी लगा हुआ उस पर, जैसे शो होगा आप उसको इंस्टॉल करें। जब आप इसको इंस्टॉल कर लोगे तो इंस्टॉल करने के बाद आपके मोबाइल नंबर को वहाँ पूछेगा, आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर जब आप डालेंगे तो OTP नंबर आएगा, अपने मोबाइल में जो OTP आएगा आप OTP का नंबर डालिए। उसके बाद वहाँ बैचेस शो होगा, जैसे बैच शो होगा वहाँ बैच के बगल में जो है वो रजिस्ट्रेशन होगा। आप बैचेज पकड़िए, बैचेज को क्लिक कीजिए और फिर आप रजिस्ट्रेशन में जाइए। वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो भी अमाउंट रजिस्ट्रेशन का आपको दिख रहा है वहाँ पे उस अमाउंट को पे कीजिए और अपने आप को रजिस्टर करवाइए। अगर घर बैठे आप मेरा डेमो लेना चाहते हैं तो या तो आप YouTube पे जाएँ या मेरे स्टोर पे जाएँ। जब आप स्टोर पे जाएंगे तो वहाँ पे कुछ मेरे फ्री वीडियोज पड़े हुए हैं, आप उसको आसानी से देखिए, पहले सेटिस्फाइड होइए और जब आप कंप्लीट सेटिस्फाइड हो जाएं तो आप जो है वो अपने आप को रजिस्टर्ड करा लें। जैसे आप रजिस्ट्रेशन फी डिपॉजिट करेंगे आपको 3 डेज का एक्सेस मिल जाएगा, और वो 3 डेज का एक्सेस का मतलब है कि आप 3 डेज मेरा लाइव क्लासेस जो है वो अटेंड कर सकते हैं। 3 दिन के बाद वो एक्सेस जो है वो आपका एक्सपायर कर जाएगा और एक्सपायर करने के बाद आपको मेरे वीडियो की कनेक्टिविटी नहीं मिल पाएगी। अगर इसके बाद आपको हमारे साथ क्लासेस कंटिन्यू करना है तो आपको अपना पेमेंट, वहाँ जाएंगे 3 लाइन जो दिख रहा होगा उसमें जाएं, उसके नीचे आपको पेमेंट शो कर रहा होगा, उस पेमेंट में जाके अपना फ़ी जो भी आपके बैच का मेंशन है वहाँ पे वो फ़ी सबमिट करेंगे। और फ़ी सबमिट करने के बाद अगर साल भर का आप एक्सेस लेंगे तो पूरे साल का एक्सेस लेके आप मेरे साथ पूरे सेशन के लिए जुड़ जाएंगे और कंप्लीट सिलेबस मेरे साथ पढ़ेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि जब आप ऑनलाइन क्लासेस मुझे ज्वाइन करेंगे तो केवल आप लाइव नहीं पढ़ेंगे, आप इसी ऐप के थ्रू बुकलेट भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा, पूरा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड होगा, पूरा DPP प्रोवाइड होगा, सैम्पल पेपर प्रोवाइड होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अलग से क्वेश्चन प्रोवाइड होंगे। तो काफ़ी सारे मटेरियल भी आपको इसके साथ साथ मिलता रहेगा। तो आप मेरे साथ जल्दी से जल्दी जुड़िए और घर बैठे जो है वो पढ़ाई का आनंद लीजिए, क्योंकि माहौल बहुत गड़बड़ हो चुका है। आपकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हमने ये स्टेप लिया है ताकि आप घर बैठ के मुझे पढ़ सकें और अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकें। आपको पता है कि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका बहुत बड़ा योगदान है आपके जेईई और नीट। तो सेकंड क्वेश्चन आपके पास लेके आ रहा हूं, व्हिच कंपाउंड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन इट्स एनी इनॉल फॉर्म। इनॉल फॉर्म में बोल रहा है कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। बेटा तो सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करना है तो जितने भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो या कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो या नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो, इन पे 2 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, ठीक है ना। 2 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए बेटा, तभी ये कंडीशन आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अब बात है सर कैसे होगा, सर देखो जरा ध्यान से। अभी यहाँ पे इनॉल फॉर्म अगर आपको बनाओगे तो टॉटोमेरिज्म अगर थोड़ा याद है, देखो बेटा बेहतरीन क्वेश्चन है ये, पूरा टॉटोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट यूज कर दिया लाके कहाँ पे आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर। टॉटोमेरिज्म के लिए अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, ये है फंक्शनल ग्रुप, इसके बगल में अल्फा कार्बन और इससे जुड़ा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ बेटा। यहाँ से देखो ये कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे चार्ज नेगेटिव होगा तो इस पे पॉजिटिव होगा। और टॉटोमेरिज्म में H+ का शिफ्टिंग होता है, H+ इधर चलेगा नेगेटिव की तरफ अल्फा हाइड्रोजन, अगर H+ गया तो यहाँ माइनस होगा, प्लस माइनस मिलकर ये डबल बॉन्ड बना देगा, तो ये बनेगा कंडीशन PH और ये बनेगा कंडीशन C और O- से H जुड़ेगा OH और यहाँ डबल बॉन्ड बढ़ेगा और ये CH2 बनेगा। बेटा इधर देखो ध्यान से, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ 2 डिफरेंट ग्रुप है लेकिन यहाँ दोनों सेम ग्रुप है। अगर सेम ग्रुप होगा तो इसका इन प्लस ऑल जो इनॉल फॉर्म बन रहा है ये GI शो नहीं करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको पहली बात तो यही देखना है।
दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा हूँ बेटा, देखो इधर ध्यान से, अगर हम इसका बनाते बेटा तो यहाँ दो संभावना है कि सर अल्फा हाइड्रोजन तो इस कार्बन पे भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ से भी आप अल्फा हाइड्रोजन ले सकते हो बेटा। अगर आप इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट करा तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, अगर यहाँ से H+ निकालते हैं आप, H+ को शिफ्ट कराते हो तो यहाँ माइनस आएगा, प्लस माइनस मिलकर यहाँ डबल बॉन्ड बना देगा। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया बेटा तो ये COH बनेगा और यहाँ पे इस तरह का कंडीशन आएगा। अब इस कार्बन को जरा गौर से देखो बेटा, यहाँ दोनों हाइड्रोजन है, अगर दोनों हाइड्रोजन होगा तो निश्चित तौर पे दोनों सेम ग्रुप है, ये GI नहीं करेगा। लेकिन यहाँ एक और संभावना बन रही है, उसको भी एक बार आप चेक कर लो बेटा। क्या संभावना बन रही है जरा देखो ध्यान से, अगर यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन लिया, ये फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन और इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, अगर इस H+ को यहाँ से शिफ्ट कराया टोटोमेरिज्म में तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव और यहाँ पे आएगा OH और ये प्लस माइनस मिलकर यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा। तो अगला स्ट्रक्चर आपके पास ऐसा बनेगा, ये डबल बॉन्ड बनेगा और यहाँ पे आएगा कंडीशन क्या, OH बनेगा। अब अगर इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को देखें बेटा तो यहाँ एक ग्रुप और यहाँ हाइड्रोजन भी है, यहाँ एक ग्रुप और एक यहाँ मीथेन है, दोनों डिफरेंट ग्रुप है, मतलब ये GI शो करेगा। तो बोल रहा है कौन सा कंडीशन है जो इनॉल फॉर्म में GI शो करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है बेटा, आपको आंसर मिल गया। ये ऑल ऑफ दिस नहीं हो सकता क्योंकि ये वाला नहीं था, तो ये आंसर मिल गया आपको। अब इसको भी आप चाहो तो चेक कर सकते हो। कैसे सर, जरा देखो ध्यान से, ये दोनों तो सेम है, कहीं से करा लो। आप इधर ले चलते हो तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, यहाँ से मान लो आपने अल्फा हाइड्रोजन को शिफ्ट करा दिया, अगर H+ लेके गए यहाँ पे तो ये माइनस आया, प्लस माइनस मिलके डबल बॉन्ड बनाया तो ये CH3C और यहाँ पे आया कंडीशन OH और डबल बॉन्ड और ये CH2 बना, फिर से इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे दोनों सेम ग्रुप आया, मतलब ये GI शो नहीं करेगा। सो केवल आंसर आपका सेकंड होगा। बेहतरीन क्वेश्चन था बच्चों, उम्मीद कर रहा हूं आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा बायोलॉजी का। तो जो अब हम सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं ये पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है अगले टॉपिक का। तो आप यहाँ पे देखते हैं एक टर्म आता है क्लोराइड शिफ्ट, जो हमको यहाँ पे समझना है। क्वेश्चन क्या देखेंगे, क्लोराइड शिफ्ट अकर्स इन रिस्पॉन्स टू, इन कुछ आयंस में से क्लोराइड शिफ्ट किसके रिस्पॉन्स में होता है यहाँ पे। तो इसके लिए आप समझिए ये एक RBC दिया हुआ है, ठीक है, और इसके बाहर प्लाज्मा है, ये प्लाज्मा दिया हुआ है। प्लाज्मा में क्लोराइड आयंस पाए जाते हैं और RBC के अंदर आप देखते हैं यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से जो ये बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं ये RBC में से निकलते हैं और प्लाज्मा में चले जाते हैं, ठीक है। RBC में से निकलते हैं और प्लाज्मा में चले जाते हैं, और इसको मेंटेन करने के लिए, इस आयोनिक एक्सचेंज को मेंटेन करने के लिए प्लाज्मा में से क्लोराइड आयन इस RBC के अंदर जाता है। अब जो ये क्लोराइड आयन RBC के अंदर जा रहा है इसी को कहा जाता है क्लोराइड शिफ्ट, ठीक है। तो क्लोराइड शिफ्ट किसके रिस्पॉन्स में हो रहा है, क्लोराइड शिफ्ट बाइकार्बोनेट आयन के मूवमेंट के रिस्पॉन्स में हो रहा है, और ये जनरली आप देखते हैं प्लाज्मा से RBC का शिफ्ट होता है। अब जो क्लोराइड आयन इसके अंदर गए हैं और या फिर बाइकार्बोनेट आयन जो यहाँ पे बाहर आए हैं, तो होता क्या इसके बाद देखो, जो बाइकार्बोनेट आयन HCO3 नेगेटिव ये प्लाज्मा में पाए जाने वाले सोडियम आयन के साथ कंबाइन करते हैं और बनाते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। और इस फॉर्म में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होती है और हमारी बॉडी में आगे एक्सचेंज होती है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लोराइड शिफ्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ से समझ में आया है। क्लोराइड शिफ्ट में आपको सिर्फ दो चीज़ें याद रखनी है कि एक तो इसमें प्लाज्मा RBC की इन्वॉल्वमेंट है और जो आयंस हैं क्लोराइड से RBC के अंदर जा रहे हैं, और बाइकार्बोनेट आयन RB में से प्लाज्मा में आ रहे हैं। तो अब इन चारों ऑप्शंस में देखते हैं, ऑप्शन बी दैट इज द बाइकार्बोनेट आयंस इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप क्लोराइड शिफ्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो यहाँ से हम चलेंगे अब केमिस्ट्री क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मिक्सचर ऑफ स्मॉलेस्ट एल्डिहाइड, जरा वर्ड सुनना, स्मॉलेस्ट एल्डिहाइड और नेक्स्ट होमोलॉग इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ NH2OH, द टोटल नंबर ऑफ ऑक्साइन फॉर्म्ड इज और आर। बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, अगर आपको आता है तो आप जल्दी जल्दी करके मुझे आंसर बता दो एकदम कमेंट बॉक्स में अगर आपको आता है, और नहीं आता है तो आंसर देखने के लिए हो जाओ तैयार। तो भाई सबसे स्मॉलेस्ट एल्डिहाइड बताओ, क्या एक ही कार्बन का हो सकता है ना मेरे दोस्त, एक से तो छोटा नहीं हो सकता, और अगर एक कार्बन का एल्डिहाइड होगा तो हम उसको अपनी भाषा में फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है नेक्स्ट होमोलॉग, अगला होमोलॉग मतलब आपको पता है नेक्स्ट कार्बन CH2 बढ़ाना है, CH2 बढ़ाना है तो अगला हो जाएगा एसिटल्डिहाइड, ये बनेगा। अब इसका रिएक्शन करना है NH2OH के साथ हाइड्रोक्सिलामीन। देखो बेटा क्या खतरनाक क्वेश्चन बन गया। एल्डिहाइड कीटोन में आप अमोनिया डेरिवेटिव्स पढ़े थे, ये अमोनिया डेरिवेटिव्स का कंडीशन है बेटा, जरा ध्यान देना मेरी बात क्या बोल रहा हूँ, ये अमोनिया डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन है एल्डिहाइड कीटोन का, और इसको कोरिलेट कर दिया कहाँ से, आइसोमेरिज्म से। ऐसा क्वेश्चन बनेगा
बनेगा तो रैंक डिटरमाइनिंग क्वेश्चन होगा। ऐसे क्वेश्चन आपके रैंक को डिटरमाइन करता है। तो ध्यान देना, बड़ा सिंपल तरीका आपको समझा रहा हूं, जरा सुनो। अगर अमोनिया का डेरिवेटिव्स होगा तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल फंडा ध्यान रखना है कि सर जहां भी अमोनिया डेरिवेटिव्स होता है हम लोग उठा के पानी निकाल देते हैं। कार्बोनिल कार्बन का O ग्रुप लेते हैं और NH2OH का H2 ग्रुप लेते हैं। यहां से अगर पानी आप निकालेंगे तो ये H बनेगा और डबल बॉन्ड और NOH बनेगा। अब देखो बेटा ये NOH ऑक्जाइम वाला केस आ गया। अब अगर ऑक्जाइम है बेटा तो इसका देखो क्या दूसरा आइसोमर बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। सर क्यों नहीं बन सकता? सर यहाँ कार्बन नाइट्रोजन जहाँ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए, वहाँ दोनों सेम ग्रुप है। इसका मतलब इसका दूसरा आइसोमर नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि ऑक्जाइम दो तरह का आइसोमर शो करता है बेटा, एक करता है सिन और एक करता है एंटी। अगर आपको याद होगा तो बोल रहा हूँ कंडीशन कि ऑक्जाइम जो होगा, ऑक्जाइम दो तरह का आइसोमर शो करेगा। दो तरह का कैसे करेगा भाई? एक सिन करेगा तो एक एंटी करेगा। आप पढ़े होंगे कंडीशन ध्यान से, जबकि एल्कीन में सिस ट्रांस चल रहा था, ऑक्जाइम में सिन और एंटी चलेगा मेरे दोस्त। अब सुनो इधर ध्यान से, यहाँ तो दोनों सेम ग्रुप है, ये सिन एंटी नहीं बना सकते, ये एक ही आइसोमर बनेगा सिंगल। अब इसको देखो जरा, अगर इसे हम ट्रीट करते हैं बेटा इस तरह से ना NH2OH से, तो भैया कर लो ना यार, ये NH2OH है, ये अमोनिया का डेरिवेटिव से उठा के पानी निकालो भाई, तो ये बनेगा कंडीशन क्या? CH3। और यहाँ पे लिख रहा हूँ कंडीशन ये C और H और ये डबल बॉन्ड N और ये OH। बेटा अब इधर देखो जरा ध्यान से, एक लोन पेयर भी है। मैंने बोला लोन पेयर को हमेशा एक ग्रुप की तरह कंसिडर करते हैं बेटा ऑर्गेनिक में। तो भाई अगर H और OH सेम साइड हो जाए तो इसको सिन बोलते हैं। अब यहाँ दोनों तरफ देखो, ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, इस पर भी दो डिफरेंट ग्रुप, इस पर भी दो डिफरेंट, मतलब ये सिन और एंटी शो करेगा, ये GI शो करेगा। अगर GI शो करेगा तो एक सिन बनाएगा तो एक एंटी। अगर HOH सेम साइड हो तो सिन कहलाएगा। और इसी कंपाउंड को अगर हम ऐसा लिख देते हैं OH और लोन पेयर और यहाँ H और CH3 अगर ऑपोजिट साइड लिख देते हैं भाई तो ये एंटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एंटी। इसका मतलब जब हम इसको अमोनिया के साथ NH2OH के साथ रेट करेंगे तो दो बनाएगा, एक सिन और एक एंटी। तो ये दो बनाया और ये एक बनाया, टोटल कितने बने? 3। सो आंसर होगा 3। बच्चा बता दो यार कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन? आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चन देखने को मिलेगा, खतरनाक, एकदम दिमाग खोल देगा। आप ऐसे क्वेश्चन करके जाओ, नीट में देखोगे ना जब क्वेश्चन, मुझे याद करोगे, इसकी गारंटी दे रहा हूं। तो आइए अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ, मतलब बायोलॉजी की बारी है। तो हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, लेकिन आप देखेंगे इसमें कुछ डीप नॉलेज का यूज़ यहाँ पे होगा, या फिर कॉमन सेंस आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1200 ml of air remaining in lungs even after forceful expiration is। कह रहे हैं कि अगर एक पर्सन फोर्सफुल एक्सपिरेशन शो कर रहा है, फोर्सफुल इन द सेंस वो जो नॉर्मल रेस्पिरेशन कर रहा है या फिर नॉर्मल एक्सपिरेशन कर रहा है, उसके एक्स्ट्रा अमाउंट में भी कुछ एयर उसने बाहर निकाली है, तो इसके बाद उसके लंग्स में जो एयर रह जाती है उस एयर को क्या कहा जाता है? इसका कॉन्सेप्ट ये है कि देखेंगे, अगर मान लीजिए हमारे ब्रीदिंग लंग्स में से एयर कंप्लीटली बाहर निकाल दी जाती है, तो क्या उसके बाद भी एयर हमारे लंग्स के अंदर रह जाती है? इसका आंसर है यस। और जो एयर हमारे लंग्स के अंदर रहती है उसका अमाउंट होता है 1200 ml। ठीक है, अब एयर रिमेनिंग वर्ड यूज कर रहे हैं, बची हुई एयर, बची हुई चीज के लिए आप रेजिड्यू वर्ड यूज करते हो, तो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी क्या बनेगी? रेजिडुअल वॉल्यूम। तो अगर आप कहेंगे कि अगर फोर्सफुली एयर बाहर भी निकाल दी जाती है, उसके बाद भी हमारे लंग्स में कुछ अमाउंट में एयर रह जाती है, और वो कहलाती है रेजिडुअल वॉल्यूम। अब ये जरूरी भी क्यों है? अगर पूरी एयर बाहर निकल जाती है, मान लीजिए आप कितना भी फोर्सफुली एक्सपायर कर रहे हैं, सारी एयर आपने बाहर निकाल दी, तो इसकी वजह से हुआ क्या? जो हमारे लंग्स हैं वो कोलैप्स हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे? कोलैप्स। और कोलैप्स हो गए तो पर्सन की सडनली डेथ हो सकती है। तो हमेशा आप देखेंगे चाहे पर्सन कितना भी फोर्सफुली एक्सपायर करे, कुछ अमाउंट में एयर उसके लंग्स में फिर भी रह जाएगी, और उसको आप बोलेंगे वहाँ पे रेजिडुअल वॉल्यूम। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस आपको यहाँ पे थोड़ी सी कॉमन सेंस लगानी थी, वो थी उसके रेजिडुअल अमाउंट की, और यहाँ से आपका आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। तो ऐसे ही क्वेश्चन आप और वॉल्यूम्स के टर्म में भी देखेंगे, जो मैं आपके साथ अभी आगे धीरे धीरे डिस्कस करूंगा। और अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं यहाँ से, तो चलते हैं यहाँ से केमिस्ट्री क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द टोटल नंबर ऑफ GI इन फॉलोइंग कंपाउंड इज। देखना बेटा, एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपके सारे कॉन्सेप्ट नंबर ऑफ GI निकालने के एकदम आपको क्लियर कर देगा। और इसमें एक नहीं, दो नहीं, इसमें 3-3 कॉन्सेप्ट आपको दिखाई देंगे, इसलिए ध्यान देना कंडीशन। देखो यहाँ GI कब होता है बेटे? GI होता है अगर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो, सबसे पहला बात। तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन कहाँ कहाँ पे? एक रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन यहाँ दिख रहा है आपको, एक रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ये भी दिख रहा है आपको, रिंग भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है अगर पढ़े होंगे, और एक नाइट्रोजन डबल बॉन्ड पे भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। तो सिंगल रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिंगल बॉन्ड के अराउंड कहाँ होता है? जहाँ
रिंग होता है और बाकी डबल बॉन्ड पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। अब यहाँ इस डबल बॉन्ड पे देखो बेटा, इस पे दो ग्रुप है, एक हाइड्रोजन और इस कार्बन पे भी देखो दो ग्रुप, एक हाइड्रोजन और एक रिंग है। इसका मतलब ये GI शो करेगा। पहला बात तो ये समझ में आ गया। अब यहाँ अगर ऑड नंबर ऑफ रिंग है बेटा कंपाउंड में तो GI शो करता है, इवन वाला नहीं करता। बोलो क्लियर है? ऑड है ये GI शो करेगा। अब इस नाइट्रोजन पे आ जाओ, यहाँ पे देखोगे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, तो एक ग्रुप इधर और एक लॉन पेयर भी तो है। मैंने बोला लॉन पेयर को ऑलवेज कंसीडर एज अ ग्रुप, लॉन पेयर को ऑलवेज कंसीडर एज अ ग्रुप। तो भैया एक और ये दो ग्रुप हुआ, एक और ये दो ग्रुप हुआ, मतलब ये भी GI शो करेगा। तो यहाँ पे 3 GI वाला सेंटर है, GI 3 सेंटर शो कर रहा है बेटा। 3 जो है वो जगह पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन दिखाई दे रहा है जो कि रिस्पॉन्सिबल है टू शो GI। बोलो क्लियर है? अब अगर 3 कंडीशन है यहाँ पे बेटा, तो यहाँ देखो इधर भी CH3 इधर भी CH3 है, मतलब दोनों का एंडिंग साइड सेम है। अगर एंडिंग पोजीशन सेम है दोनों का मतलब सिमेट्रिकल है। और अगर सिमेट्रिकल का केस हुआ तो इस कंडीशन में नंबर ऑफ GI निकालने का तरीका 2 का पावर n होगा। और n है नंबर ऑफ क्या? GI सेंटर, स्टीरियोजेनिक सेंटर जो GI के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और स्टीरियोजेनिक सेंटर 1 2 3 होगा, मतलब 2 का पावर 3 लिखेंगे। सो आंसर 8 आएगा। बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा। इसका मतलब आपको यहाँ से 3 तरह का कॉन्सेप्ट निकल के आया कि सर अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे 2 डिफरेंट ग्रुप हुआ तो GI शो करेगा, अगर ऑड नंबर ऑफ रिंग होगा तब भी GI शो करेगा, और अगर नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हुआ और वहां भी 2 डिफरेंट ग्रुप हुआ तो वो भी GI शो करेगा। अब भैया देख लेना है कि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। अगर यहाँ पे दिख गया सिमेट्रिकल है तो सिमेट्रिकल पे GI निकालने का तरीका 2 का पावर n कर देंगे, मतलब 2 का पावर 3 हो जाएगा। 3 स्टीरियोजेनिक सेंटर है, खत्म बात, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन जिसका इंतजार कर रहे हैं आप, बायोलॉजी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ से। क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इज रिड्यूस्ड इन द ब्लड ड्यू टू द पॉल्यूशन ऑफ। क्वेश्चन में पहला टर्म यूज किया गया ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। इसका मतलब कि हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करता है अपने साथ और इसकी कैपेसिटी रिड्यूस हो रही है ऑक्सीजन को बाइंड करने की। ये किसके पॉल्यूशन से होता है? आप देखेंगे कि अगर हमारे एनवायरनमेंट में एक पर्टिकुलर गैस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है तो उसकी वजह से वो गैस इस ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से डिस्प्लेस कर सकती है, और वो जो गैस है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का कंसंट्रेशन थोड़ा बढ़ जाएगा तो आप देखेंगे उसकी बाइंडिंग एफिनिटी हीमोग्लोबिन के साथ बढ़ जाती है, और अगर उसकी बाइंडिंग एफिनिटी बढ़ गई तो उस वजह से आप देखेंगे ऑक्सीजन डिसोसिएशन का जो कर्व है वो राइट की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये राइट की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो गया इसका मतलब हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होने लग जाएगी, और अगर ब्लड में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हुई तो आप कह सकते हैं कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, इवन पर्सन की डेथ भी हो सकती है यहाँ पे। तो जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको सिंपल टर्म में कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। तो कभी भी हम कहते हैं कि अगर हम एक रूम के अंदर हीटर चला के सो रहे हैं तो विंडोज़ को क्लोज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब वो हीटर चलाया जा रहा है तो उसमें से जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रही है वो आपके लिए काफ़ी हार्मफुल हो सकती है। मान लीजिए पूरे रूम को हमने एक चेंबर की तरफ बंद कर दिया तो धीरे धीरे आप देखेंगे ऑक्सीजन कम होने लगेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ जाएगी, और ये बहुत क्रिटिकल कंडीशन बन सकती है। तो हमेशा याद रखिएगा इसके बारे में। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपके नीट एग्जामिनेशन के लिए। तो अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया यहाँ से तो चलिए हम चलते हैं यहाँ से केमिस्ट्री क्वेश्चन की तरफ। अब आपको बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ EZ फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग कंपाउंड। इस गिवन कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ E और Z आइसोमर्स कितने बनेंगे? बेटा सबसे पहले आपको बता दूं, जैसे ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ पे 2 ग्रुप लगा हुआ है, तो प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करो। ये हाई प्रायोरिटी, ये हाई प्रायोरिटी, ये लो प्रायोरिटी और यहाँ लो प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी नंबर देखते हैं एटॉमिक नंबर से सबसे पहले, ठीक है। और दूसरा कंडीशन देखो बेटा, अगर एटॉमिक नंबर सेम हो जाए तो नेक्स्ट एटम की तरफ चलना है, तब तक चलते रहना, आगे बढ़ते रहना है जब तक प्रायोरिटी अलग अलग ना मिल जाए। अब अगर हाई प्रायोरिटी दोनों सेम साइड दिख रहे हैं बेटा तो इस कंडीशन में इसको जुसामिन बोलते हैं Z। लेकिन अगर ऐसा कंडीशन हो कि हाई प्रायोरिटी जो है वो ऐसा कंडीशन दिखाई दे, अपोजिट दिखाई दे, तो इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम लोग एंटीजेन, E बोलते हैं। आप E का मतलब थोड़ा अपोजिट ना याद रख के ध्यान रखना, इपोजिट, ठीक है ना, इपोजिट है, अलग है। बोलो क्लियर है? अब जरा देखो बेटा, यहाँ पे जैसे देखो, पहले इस कार्बन पे ध्यान दो, इधर ये हाइड्रोजन इधर कार्बन, इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा तो ये हाई प्रायोरिटी हो जाएगा और ये हो जाएगा लो प्रायोरिटी। क्लियर है? यहाँ पे देखो ये कार्बन और ये कार्बन दोनों सेम आ गए, फिर आगे बढ़ो बेटा, फिर यहाँ से आओ, दोनों कार्बन सेम आ गए, फिर आगे बढ़ो, ये आगे बढ़े, फिर सेम आ गए, फिर आगे बढ़ो, तब तक आगे बढ़ते रहो जब तक डिफरेंट ग्रुप ना मिल जाए। फिर आगे बढ़ो, यहाँ पे सी देखो, यहाँ पे कंडीशन अब फिर सेम आ गया, लेकिन यहाँ पे आयोडीन और यहाँ ब्रोमीन, इसका एटॉमिक नंबर
ज़्यादा है, इसलिए इस कार्बन पे ये हाई प्रायोरिटी होगा, ये हाई प्रायोरिटी, और ये वाला जो होगा वो लो प्रायोरिटी होगा। अब हाई प्रायोरिटी सेम साइड है, सेम साइड होगा तो जेड होगा जो सामीन होगा। अब इस कार्बन पे आ जाओ बेटा, देखो कहाँ तक मैं लेके जा रहा हूँ आपको, तब तक बढ़ते रहना जब तक डिफरेंट ग्रुप ना मिल जाए, बात समझ रहे हो। अब इस पे आ जाओ बेटा, इस कार्बन पे जरा गौर से देखो, यहाँ कार्बन और ये हाइड्रोजन, तो ये हाई प्रायोरिटी ये लो प्रायोरिटी है, यहाँ कार्बन ये हाइड्रोजन हाई प्रायोरिटी लो प्रायोरिटी है, सेम ग्रुप सेम साइड होगा तो ये कंडीशन भी जेड बनेगा। अब इस पे आ जाओ, फटाफट आ जाओ, देखो इधर कार्बन है हाई प्रायोरिटी हो गया, इधर हाइड्रोजन लो प्रायोरिटी हो गया, इधर हाइड्रोजन लो प्रायोरिटी है, इधर कार्बन इस पे हाई प्रायोरिटी है, तो हाई प्रायोरिटी ऑपोजिट है, इपोजिट मतलब ई हो जाएगा। चलिए इस पे देखते हैं, यहाँ पे ये कार्बन हाई प्रायोरिटी, इधर पे ये हाई प्रायोरिटी है, ये दोनों भैया अपोजिट साइड है, अगर अपोजिट साइड हुआ तो यहाँ पे इपोजिट होगा, ई होगा। अब इधर आ जाओ जरा, ये हाई प्रायोरिटी और ये हाई प्रायोरिटी सेम साइड है तो यहाँ क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। तो 1 2 3 जेड और 2 ई मिल रहा है, 3 जेड और 2 ई मतलब आंसर ये होगा। बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, और जबरदस्त कॉन्सेप्ट आपका ई जेड का इससे खुला होगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको पूरा सीरीज हमारा जो है वो बहुत ही मज़ेदार लग रहा होगा, और आपकी तैयारी भी एकदम पिक पे होगी। आपने एकदम सपना देख रखा है कि मुझे मेडिकल कॉलेज में जाना है, तो भैया जाना है, रोकेगा कौन। अगर आप इतने खतरनाक क्वेश्चन करेंगे तो आपको कोई नहीं रोकेगा, आपका कॉन्सेप्ट खोल दिया जाएगा पूरा। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, बायोलॉजी की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, नेम द क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज्ड मेनली बाय द सिगरेट स्मोकिंग। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो आपके एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड है। सिगरेट स्मोकिंग में आप देखते हैं कि जो पर्सन है उसकी बॉडी पे मेनली क्या इफेक्ट पड़ेगा और इनमें से कौन सी डिजीज उसको हो सकती है। कौन सा समझेंगे, अगर कोई पर्सन प्रोलॉन्ग सिगरेट स्मोकिंग करता है तो उसके लंग्स में जो रेस्पिरेटरी यूनिट्स होती हैं, आप बताइए क्या रेस्पिरेटरी यूनिट्स हैं हमारे, जिसको हम बोलते हैं एल्वोलाई। तो लंग्स में पाए जाने वाले एल्वोलाई यहाँ पे डैमेज हो जाते हैं, ठीक है, क्या हो जाएंगे, डैमेज। अब अगर मान लो एल्वोलाई डैमेज हो गए तो एल्वोलाई के डैमेज होने से क्या होगा कि जो गैसेस एक्सचेंज का सरफेस एरिया है वो रिड्यूस हो जाता है। इस सरफेस एरिया का मतलब क्या है, दैट मीन्स ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मेनली कहाँ पे एक्सचेंज हो रही है, एल्वोलाई के सरफेस पे तो एक्सचेंज हो रही है। तो उसका सरफेस एरिया अगर रिड्यूस हो गया तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी। तो इसमें आप शॉर्ट ब्रीदिंग के सिम्टम देखते हैं, पर्सन सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है उसको। तो ऐसे सिम्टम को पहचानने के आप सीधा आंसर बता सकते हो। जो यहाँ पे कंडीशन डेवलप हुई है वो हुई है एम्फाइसेमा, और एम्फाइसेमा इज अ वेरी क्रिटिकल कंडीशन जिसमें बेसिकली आपके एल्वोलाई यहाँ पे क्रिटिकली डैमेज हो जाते हैं, और ये सिगरेट स्मोकिंग से होता है, प्रोलॉन्ग सिगरेट स्मोकिंग से होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो आपके 1-2 कॉन्सेप्ट्स को जोड़ते हैं उसको आप यहाँ पे ढंग से देखिएगा और साथ ही साथ ऐसे क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा। ये रहा आपके पास महागठबंधन सीरीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर। इंपॉर्टेंट के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी था इसमें, और एकदम क्वेश्चन में आपको जबरदस्त मल्टी कॉन्सेप्ट देखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग गया होगा तो अगले वीडियो का इंतजार करो, जल्दी आ रहा है, एकदम टाइम टू टाइम मिलेगा आपको, और एकदम नीट की तैयारी को एकदम फॉरवर्ड कर देगा ये। तो आप इसको शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, तभी हम आपको और अच्छा वीडियो बना के देंगे। और हमको लाइक और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसको कि कैसा लगा हमारा वीडियो। और अगर अपने प्रिपरेशन को आपको तेजी से एक्सेलरेट करना है तो जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए और उसमें लिख डालिए कि हमें सर रोज चाहिए वीडियो, निश्चित तौर पे आपको रोज मिलेगा। तो पूरे आने वाले 26 जुलाई तक आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जो आपकी प्रिपरेशन को लास्ट तक बहुत ही अच्छा बना देंगे और आपके रैंक को भी इंप्रूव करेंगे। तो आइए हम लोग दोबारा हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इंतजार कीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर।